नमस्कार, मैं माही मलिक सत्संग से सक्षम लाइव प्रोग्राम आओ हिंसा रोके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हर शनिवार आती हूँ, आपको एक नया जोश देके जाती हूँ, यानी कि एक नई एनर्जी और उत्साह के साथ आती हूँ और मैं आपको हिंसा को रोकने के लिए नया उत्साह से भरपूर जागरूक करके जाती हूँ। तो अब पता नहीं कितना मेरी बातों का आप पे लोगों पे असर होता है कि हिंसा को रोकिए रोकिए रोकिए, लेकिन पता नहीं कितना असर होता होगा। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि हिंसा जहाँ से ज़्यादा रुके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे के प्रति बंधनों में बंधे, प्यार में बंधे, लड़ाई झगड़े भूल जाए और हिंसा को बिल्कुल रोक दे। आज मैं यहाँ पर एक नए विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ। नया नहीं, पुराना ही है वही हमारा, कि हम हिंसा से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ बात करते हैं, कि रोकने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको जागरूक करती हूँ, थोड़े से आपके कमेंट्स मुझे जागरूक करते हैं। तो यहाँ पे मैं आज आपको एक ये बातें बताने वाली हूँ कि कैसे, क्यों चर्चा में क्यों रहते हैं। जब महिलाओं के लिए जब अपराध बढ़ते हैं, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ जाते हैं, तो वो चर्चा में क्यों रहते हैं, क्यों ऐसे जघन्य अपराध होते हैं। तो आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ता अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाल ही में जैसे सुना होगा आपने, लास्ट टाइम दिल्ली में भी ये हुआ था और हैदराबाद में भी हुआ है। तो जो सामूहिक दुष्कर्म ने मानवता को एक बार फिर से शर्मसार कर दिया है। इन घटनाओं पर कभी कभार शोर भी होता है, लोग विरोध भी प्रकट करते हैं और मीडिया भी सक्रिय होती है, पर अपराध कम होने की बजाय बढ़ ही रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हैदराबाद में हुई इस घटना ने एक बार फिर से देश के सामने नारी अस्मिता और उनकी सुरक्षा पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि क्यों इस तरीके की घटनाएं होती हैं। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको परिचय देना चाहूंगी कि महिलाओं और युवतियों पर कहीं एसिड अटैक हो रहे हैं, तो कहीं लगातार हत्याएं, बलात्कार हो रहे हैं। इस घटनाओं से निपटने के लिए भारतीय नेतृत्व में इच्छा शक्ति तो बढ़ी है, लेकिन विडंबना यह है कि आम नागरिक महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को लेकर स्वभाव से ही पुरुष वर्चस्व के पक्षधर और सामंती मन स्थिति के कायल है। हमारे देश समाज में स्त्रियों का यौन उत्पीड़न लगातार जारी है, लेकिन यह विडंबना है कि कहीं यह विडंबना कही जाएगी कि सरकार, प्रशासन, न्यायालय, समाज और सामाजिक संस्थाओं के साथ मीडिया भी इस कुकृत्य में कमी लाने में सफल नहीं हो पाई है। मतलब हम सब इतना कोशिश करते हैं, हमारे जो सरकार है, प्रशासन है, न्यायालय है और जो हमारा समाज है, सामाजिक संस्थाएं, जैसे कि हम लोग एनजीओ में, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो हम लोग भी कोशिश करते हैं और मीडिया भी इस कुकृत्य को मिटाने में, कम करने में कोशिश करते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग सफल नहीं हो पाए हैं। अगर हम सफल हो पाते तो इस तरीके से महिलाओं के ना तो बलात्कार होते और ना ही उन पर उनकी ऐसे हत्याएं होती और ना ही ऐसे उनके ऊपर एसिड अटैक होते। हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं इन चीज़ों को रोकने में। देश के हर कोने में महिलाओं के साथ दुष्कर्म, यौन प्रताड़ना, दहेज के लिए जलाया जाना, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना और स्त्रियों की खरीद फरोख्त के समाचार सुनने को मिलते रहते हैं। साथ ही छोटे बड़े तक हर स्तर पर असमानता और भेदभाव के चलते इसमें गिरावट के निशान कभी नहीं देखे गए। देश में लोगों को महिलाओं के अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी ही नहीं है, और अगर जानकारी है तो इसका पालन पूरी गंभीरता और इच्छा शक्ति से नहीं किया जाता है। महिला सशक्तिकरण के तमाम दावों के बाद भी महिलाएं अपने असल अधिकार से कोसों दूर हैं। वो अपने, जो हम देखते हैं, हम बात भी करते हैं कि हमको महिला सशक्तिकरण होना है या हमको पूरे देश को महिला सशक्तिकरण बनाना है, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ ऐसा कुछ हो रहा है जिसके चलते जो महिलाएं हैं वो अपने जो उनके असल अधिकार हैं उनसे बहुत दूर हैं। अभी तक भी वो उनके पास नहीं पहुंच पा रही हैं, या जो उनके अधिकार हैं वो उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूंगी कि क्या कहते हैं आंकड़े, कि क्या कैसे कैसे मतलब पूरा चल रहा है। यहाँ पे मतलब मैंने कुछ थोड़ी सी डिटेल्स निकाली है पूरा आपको बताने के लिए। अब मैं चाहूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट्स के जरिए आप मुझे अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तो मैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लाई हूँ, मैंने बड़ा इस पर थोड़ा स्टडी किया और स्टडी करके मैं ऐसे आंकड़े कुछ आपके सामने लाई हूँ कि क्या कहते हैं महान जो फाउंडेशन वाले होते हैं और जो महान वैज्ञानिक होते हैं, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, और हमारी सरकार क्या कहती है, और जो सर्वेज होते हैं उन सर्वे के अकॉर्डिंग क्या होता है। मतलब महिलाओं के जो खिलाफ, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, जो उन पर प्रताड़ना हो रही है, तो वो आंकड़े क्या कहते हैं, कि क्या रिपोर्ट्स आती हैं निकल के। यहाँ पे मैं बताती हूँ पढ़ के थोड़ा। 26 जून 2018 को जारी थॉमसन राइटर्स फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार निर्भया कांड के बाद देश भर में फैले आक्रोश के बीच सरकार ने इस समस्या से निपटने का संकल्प लिया था, लेकिन भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा में कोई कमी नहीं आई है और अब वह इस मामले में
में विश्व के पहले पायदान पर पहुंच गया है, जबकि 2011 में भारत चौथे पायदान पर था। ये देखिए आप 2011 और 2018 में कितना फर्क है। उस टाइम पे हमारा देश 2011 में चौथे पायदान पर था और फिर 26 जून 2018 को हमारा देश पहले पायदान पर पहुंच गया है। तो कितना आया कि मतलब घटने की बजाय बढ़ रहे हैं ऐसे केस। फिर 2011 में भारत के इस खराब प्रदर्शन के लिए मुख्यतः कन्या भ्रूण हत्या, नवजात बच्चियों की हत्या और मानव तस्करी जिम्मेदार थी। मतलब यही केस थे जो सबसे ज्यादा आगे हुए, जिसकी वजह से हमारा देश ऐसे मतलब इन समस्याओं से जूझ रहा है और फर्स्ट नंबर पे आ चुका है। और इसके बाद जबकि 2018 का सर्वे बताता है कि भारत यौन हिंसा, सांस्कृतिक धार्मिक कारण और मानव तस्करी, इन 3 वजहों के चलते महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश है। अब सोचिए, जहां हम लोग रह रहे हैं, सर्वे के अकॉर्डिंग हमारा देश महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देश है। हम लोग सेफ नहीं है, तो हमें क्या करना है, अपने देश को सेफ बनाना है। जो ये आंकड़े आ रहे हैं अभी के, हमें इनको थोड़ा सुधार करना है, खुद से भी थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। कि अगर कोई, पहली बात तो मैं यही कहूंगी कि आप इतना बनिए, आप इतना मजबूत बनिए। महिलाओं को मैं ज्यादातर यहाँ पे जागरूक करूंगी इस चीज के लिए कि आप सेल्फ डिफेंस के कोर्स लीजिए, आप अपने साथ सेफ्टी का सामान अपने साथ रख के चलिए और बचने की कोशिश कीजिए। दूसरा, मैं पुरुषों को ये एक एडवाइस देना चाहूंगी यहाँ पे कि क्या आपके घर में नहीं है आपकी माताएं और बहनें, क्या उनके साथ अगर ऐसा हो तो फिर कैसा आपको महसूस होगा। तो वैसे ही दूसरे की माँ बहनों को समझिए और उनकी इज्जत कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए, ताकि हमारा देश नंबर 1 से पहुंच के सबसे पीछे नंबर पे आए कि महिला, यहाँ पे महिलाओं पर अत्याचार नहीं हो और अत्याचार, ये अपराध कम हो इस टाइप के। तो यहाँ पे 2018 में भारत में महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ यौन हिंसा के मामले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आए हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में 8 साल की बच्ची और झारखंड में मानव तस्करी के खिलाफ अभियान चलाने वाली सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार की खबरें दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी। तो इस तरीके के जो खबरें आती हैं तो वो झूठ नहीं होती, वो सच होती हैं। तो इस तरीके की खबरों पर रोक लगानी है और इस तरीके की जो घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं को कम करने की कोशिश करनी है। पहले खुद से मजबूत बनिए, खुद घर के बच्चों को समझाइए, पड़ोसी के समाज को जागरूक कीजिए इस चीज के लिए कि ये गलत है और क्यों हम इस तरीके के काम करते हैं, इनको रोक लगानी चाहिए। फिर दिसंबर 2017 के इंडिया स्पैन की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2016 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के प्रति घंटे औसतन 39 मामले यानी कि 39 मामले दर्ज किए गए। साल 2007 में यह संख्या मात्र 21 थी। 7 में 21 थी, 2017 में कितनी हुई? 39। सोचिए कितना बढ़ी है। अब सरकार ने प्रतिक्रिया में बलात्कारियों के लिए कड़ी सजा करने और बच्चों के साथ बलात्कार करने वाले को मौत की सजा देने का ऐलान किया। लेकिन इंडिया स्पैन ने मई 2018 की अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि इन सजाओं के चलते बलात्कार के केस दर्ज किए जाने में कमी आ सकती है। वैसे ये बिल्कुल सही कहा है कि इस तरीके के केस अगर इस तरीके से मतलब जल्दी से सजा दी जाएगी तो लोग बाग डरेंगे ऐसे घिनौने अपराध करने से, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे इंडिया में लोग बाग खुद को पता नहीं क्या समझते हैं और डरते नहीं हैं। अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है तब भी इतनी भीड़ भाड़ है मार्केट में, तो मैं तो चाहूंगी कि थोड़ा सा हमारी सरकार को सजग होना चाहिए, क्योंकि मार्केटों में इतनी भीड़ भाड़ है तो वो केसों में भी थोड़ा उछाल आएगा। बीच में मैं इसलिए एड ऑन कर रही हूँ ये चीज कोविड-19 को, क्योंकि हम अलग विषय पर चर्चा कर रहे हैं और बीच में कोविड-19 मैंने ला दिया, तो मैं इसलिए यहाँ पे चर्चा कर रही हूँ। क्योंकि जब मैं घर से आती हूँ और घर वापस जाती हूँ तो मैं देखती हूँ मार्केट में इतने भीड़ भाड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है और लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो थोड़ा पुलिस को वहां पे ध्यान देना चाहिए ताकि इस तरीके के केस सामने ना आए। फिर हम वापस अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं। मैं आपसे यहाँ पे गुजारिश करूंगी कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फिर अब हम आगे आते हैं। साल 2015 और 16 में कराए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि NFHS 4 में इस बात का जिक्र किया गया है कि भारत में 15 से 49 आयु वर्ग की 30% महिलाओं को 15 साल की आयु से ही शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर NFHS 4 के अनुसार उसी आयु वर्ग की 6% महिलाओं को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार यौन हिंसा का सामना करना पड़ा है।
तो यहाँ पे जो ये आंकड़े बताए हुए हैं, जो मैं आपको ये पूरी डिटेल बता रही हूँ, ये ऐसे ही नहीं बताई जाती, ऐसे ही नहीं खुलासा किया जाता इन रिपोर्ट्स का। ये पूरे सर्वे होते हैं, अच्छे से पूरा डाटा निकाला जाता है, पूरा परीक्षण किया जाता है, तब जाके आप लोगों के सामने ये चीज़ें आती हैं। फिर मैं आगे बताऊंगी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़े भी महिलाओं के खिलाफ आपराधिक घटनाओं में वृद्धि को स्पष्ट करते हैं। इन अपराधों में बलात्कार, घरेलू हिंसा, मारपीट, दहेज प्रताड़ना, एसिड हमला, अपहरण, मानव तस्करी, साइबर अपराध और कार्यस्थल पर उत्पीड़न आदि शामिल हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार साल 2015 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3.29 यानी कि 3,29,000 मामले दर्ज किए गए। 2016 में इन आंकड़ों में 9,711 की बढ़ोतरी हुई और इस दौरान 3,38,000 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद 2017 में 3,60,000 मामले दर्ज किए गए। साल 2015 में बलात्कार के 34,651 मामले, 2016 में बलात्कार के 38,947 मामले दर्ज किए गए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि 2017 में भारत में कुल 32,559 बलात्कार हुए, जिसमें 93.1% आरोपी करीबी ही थे। मतलब ये बताना चाह रहा है कि जो इतने सारे केस आ रहे हैं और जो मतलब कि बलात्कार किसने किया, ये चीज निकल के सामने आती है कि बलात्कार किसने किया, तो बता देते हैं कि 100% में से 93.1% आरोपी करीबी ही थे, यानी कि पड़ोसी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं और बच्चियों को शिकार बनाते हैं अपने ऐसे घिनौने अपराध में। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो 2017 की रिपोर्ट के हिसाब से देश में सबसे ज्यादा 5,562 मामले मध्य प्रदेश में दर्ज हुए। इस सूची में 3,305 रेप मामलों के साथ राजस्थान दूसरे नंबर पर रहा। तो अब सोचिए, जो हम ऐसे सुन लेते हैं, एक दो केस हमारे सामने आते हैं, मीडिया हमको एक दो केस ही बता पाती है, एक दो केस को ही खुलासा हो पाता है, लेकिन जब हम पुलिस थानों में जाएंगे वहां पे कितने ही लोग ऐसे होते हैं, ये तो चलो मामला सामने आया क्योंकि रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन कितने ही मामले ऐसे होते हैं जिनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, वो इज्जत का एक बोल के कि इज्जत खराब हो जाएगी, तो वो मामले पुलिस थानों तक केस पहुंचते ही नहीं है, उनको चुपचाप दबा दिया जाता है और उन लड़कियों की आवाज को भी दबा दिया जाता है जिनके साथ ऐसे घिनौने अपराध हो जाते हैं और वो ऐसे अपराधों का शिकार होकर चुपचाप मासूम सी बनकर बैठ जाती हैं। तो मैं तो यही चाहूंगी कि लड़कियों को इतना जागरूक होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, सेल्फ डिफेंस के कोर्स करने चाहिए, इतना खुद को मजबूत बना लेना चाहिए कि वो ऐसे किसी के अपराध का शिकार ही ना हो। यहाँ पे हम भारत के दुष्कर्म के मामले और उनके साबित होने की दर मैं आपको बताने जा रही हूँ। अभी साल 2016 के एक आंकड़े के मुताबिक भारत में दुष्कर्म के रोजाना 106 मामले सामने आते हैं। भारत में रोजाना के, ये मतलब मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ वो डाटा है जो कि पुलिस थानों में रिकॉर्डेड है, लेकिन वो डाटा नहीं है जो चुपचाप आवाजों को दबा दिया जाता है सिर्फ इज्जत के लिए। कि फिर क्या होगा कि इज्जत का बोल देते हैं कि अगर ऐसे मामले सामने आए, लोगों को पता हुआ, तो फिर आगे उन लड़कियों की शादी होने में प्रॉब्लम आएगी। तो इस टाइप की मतलब समस्याओं से लड़कियां जूझ रही हैं कि सोचिए कितना उन पर मानसिक हिंसा का शिकार हो रही है वो, और वो कितना मतलब मुझे भी बताते हुए भी ऐसे दिल में घबराहट हो रही है, ये सब मतलब बताते हुए कि इतना सब कुछ सहती है लड़कियां। तो मत सहिए, अपना आप आगे देखिए कि आपको कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, कैसे सेल्फ डिफेंस के कोर्स करने हैं, और आपको इन मामलों में, इन दुष्कर्म में आपको इनका शिकार नहीं होना है और आपको खुद से अपने लिए स्टैंड लेना है और किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। इससे पूरी तस्वीर स्पष्ट नहीं होती क्योंकि यहाँ दुष्कर्म में सभी मामलों की रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई जाती है, ये मैं आपको भी बता ही चुकी हूँ। कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिनसे सामाजिक पहलू और इंसाफ पाने के लिए जटिल न्यायिक प्रक्रिया के चलते यौन हिंसा से जुड़े सभी अपराध दर्ज नहीं हो पाते। उस पर प्रत्येक 4 में से 1 मामले में ही अपराध सिद्ध हो पाता है। यह बहुत निराशाजनक दर है। डीएनए विश्लेषण जैसी तकनीकी से दोष सिद्धि दर बढ़ाई जा सकती है। इसे 2018 की एक रिपोर्ट बताती है कि दुष्कर्म से जुड़े 12,000 मामले सिर्फ इसलिए लंबित हैं क्योंकि नमूनों की जांच के लिए पर्याप्त प्रयोगशालाएं नहीं हैं। ये भी एक बड़ा कारण है यहाँ पे हमारे इंडिया में
भारत देश में। ये एक बड़ा कारण है कि यहाँ पे नमूनों की जांच के लिए प्रयोगशालाएं नहीं है। तो क्या यह शर्मनाक नहीं है? शर्मनाक है कि हमारे देश में महिलाएं शिकार हो रही हैं, लेकिन ये डीएनए वगैरह मतलब इस टाइप का टेस्ट करने के लिए प्रयोगशालाएं नहीं है, लैब नहीं है। और जब लैब नहीं है तो साइंटिस्ट भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है इतने अवेलेबल। तो एक तो अपराध सिद्ध होने की दर इतनी कमजोर है कि जिन शख्सों से इन अपराधों पर शिकंजा कसा जा सकता है, उन्हें जुटाने में इतनी देरी हो रही है। अगर ये महिलाओं को इंसाफ दिलाने में लापरवाही की मिसाल नहीं है तो और क्या है? यही है ना कि महिलाओं को इंसाफ की कोई वो नहीं है, छोड़ दो, जैसे हो रहा है होने दो उनके साथ। लेकिन हमें खुद से करना ही होगा और इन अपराधों को रोकना ही होगा। मैं क्योंकि यहाँ पे हिंसा रोकने की बात करती हूँ, तो हमको हिंसा के खिलाफ लड़ना है और इस तरीके के जो घटनाएं घटती हैं उनको कम करने की कोशिश करनी है, क्योंकि हिंसा सहना भी अपराध है और हिंसा करना भी अपराध है। हिंसा कर रहे हैं तो भी अपराधी हैं, और अगर हिंसा सह रहे हैं तो वो भी एक तरीके का अपराध ही है। ना तो करना पसंद करेंगे और ना ही सहना पसंद करेंगे। तो मैं तो महिलाओं को इसीलिए जागरूक करूंगी, यहाँ पे सभी महिलाओं को, कि आप सहिए नहीं, आगे बढ़िए और बढ़ते चले जाइए। अब मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको कि महिला अत्याचार के खिलाफ कड़े कानून। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, कुछ मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर का बताया था, विस्तृत चर्चा हमने की थी यहाँ पे। तो यहाँ पे महिला अत्याचार के खिलाफ कड़े कानून मैं आपको बताऊंगी कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न यानी कि रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 लागू हुआ। भारतीय दंड संहिता में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों अर्थात हत्या, आत्महत्या के लिए उकसाना, दहेज मृत्यु, बलात्कार, अपहरण आदि को रोकने का प्रावधान है। उल्लंघन की स्थिति में गिरफ्तारी और न्यायिक दंड व्यवस्था का जिक्र इसमें किया गया है। इसके अलावा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भी अनेक प्रयास किए गए हैं। ताकि वे अपने विरुद्ध होने वाले अत्याचार का मुकाबला कर सके। जैसे पुरुष व स्त्री को समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान है। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से सुरक्षा और महिला कर्मचारियों के लिए अलग शौचालय और स्नान गृहों की व्यवस्था की अनिवार्यता इत्यादि इस टाइप का होना चाहिए। यहाँ पे नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के मामले में कार्रवाई करने और उन्हें यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसी गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के मकसद से लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012 यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, पोक्सो एक्ट 2012 पारित किया गया है। 18 साल से कम उम्र के नाबालिग बच्चों के साथ किया गया किसी भी तरह का यौन व्यवहार इस कानून के तहत आता है। पोक्सो एक्ट लड़के और लड़कियों को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है। वहीं इस कानून के तहत रजिस्ट्रार मामलों की सुनवाई विशेष अदालत में होती है। फिर मैं आपको अब यहाँ पे बताऊं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या कानून है। पोक्सो जैसे कानून है, यहाँ पे अधिनियम 2005 है, अधिनियम 2013 है। ये मैं आपको पूरा डिटेल में बता चुकी हूँ अभी। अब मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों कम नहीं हो रहे हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध। क्योंकि सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे न्याय में देरी। भारत में बीते एक दशक में बलात्कार के जितने भी मामले दर्ज हुए हैं उनमें केवल 12 से 20% मामलों में सुनवाई पूरी हो पाई है। बलात्कार के दर्ज मामलों की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन सजा की दर नहीं बढ़ रही है। मतलब बलात्कार तो दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ रही है लेकिन सजा का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हाँ अगर बलात्कार बढ़ रहे हैं तो सजा थोड़ी बढ़ा दी जाए ताकि लोग भाग डरें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सजा की दर नहीं बढ़ रही है। तो ये भी एक मुख्य कारण है कि अपराध कम नहीं हो रहे हैं। खत्म होता जा रहा है सजा का डर। दुष्कर्म और फिर हत्या के मामलों में न्याय में देरी होने के कारण ही गुनाहगारों में सजा का भय खत्म होता जा रहा है। कानून में मौत की सजा के प्रावधान होने के बाद भी बलात्कार की घटनाओं में कोई कमी नहीं दिख रही है। फिर है अश्लील सामग्री। दुनिया भर के समाजशास्त्री, राजनेता, कानूनविद और प्रशासनिक अधिकारी मानते हैं कि पोर्नोग्राफी बढ़ते यौन अपराधों का एक बड़ा कारण है। टेलीकॉम कंपनियों द्वारा सस्ती दरों पर उपलब्ध कराए जा रहे डाटा का 80%
उपयोग मनोरंजन व अश्लील सामग्री देखने में हो रहा है, जबकि इसे सूचनात्मक ज्ञान बढ़ाने का आधार बताया गया था। 7 साल पहले निर्भया और अब हैदराबाद की महिला पशु चिकित्सक के साथ हुए दुष्कर्म के कारणों में एक कारण स्मार्टफोन पर उपलब्ध अश्लील फिल्में भी मानी जा रही हैं। अश्लील फिल्में देखने के बाद दुष्कर्मियों ने दुष्कर्म करना स्वीकारा है, लिहाजा इस मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। पुरुषवादी मानसिकता है। देश भर में कम उम्र के लड़कों को आक्रामक और प्रभावशाली व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्रीय जनसंख्या कोष यानी कि UNFPA इस बारे में टिप्पणी करता है कि किस तरह ऐसी जहरीली मर्दानगी की भावना युवाओं के जहन में बहुत छोटी उम्र से ही बैठा दी जाती है। उन्हें ऐसी सामाजिक व्यवस्था का आदी बनाया जाता है जहां पुरुष ताकतवर और नियंत्रण रखने वाला होता है। उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता है कि लड़कियों और महिलाओं के लिए प्रभुत्व का व्यवहार करना ही उनकी मर्दानगी है। फिर मैं यहाँ पे बताऊंगी कि प्रशासनिक उदासीनता यानी कि निर्भया कोष के आवंटन के संबंध में सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार आवंटित धनराशि में से 11 राज्यों में 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। मैं यहाँ पे ये जो डाटा बता रही हूँ ये सारा मैंने कहीं से खोज के निकाला है और मैं जो आपको यहाँ पे बता रही हूँ। इन राज्यों में महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा के अलावा दमन और दीव भी शामिल हैं। दिल्ली में 390 और 90 करोड़ के रुपए में सिर्फ 19 से 41 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उत्तर प्रदेश में निर्भया फंड के तहत आवंटित 119 करोड़ रुपए में से सिर्फ 3.93 करोड़ रुपए खर्च किए गए। कर्नाटक में 171 में से 72 करोड़ रुपए में से 62 करोड़ रुपए खर्च किए गए। तेलंगाना में 103 करोड़ रुपए में से केवल 4.9 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आंध्र प्रदेश में 20.85 करोड़ रुपए में से केवल 8.14 करोड़ रुपए। बिहार में 22.58 करोड़ रुपए में से मात्र 7.2 करोड़ रुपए खर्च किए गए। संसद में पेश आंकड़ों के मुताबिक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से जुड़ी योजनाओं के लिए 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर स्कीम सहित विभिन्न योजनाओं के लिए धन आवंटित किया गया था। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दादर नागर हवेली और गोवा जैसी राज्यों को महिला हेल्पलाइन के लिए दिए गए पैसे जैसे कि तैसे पड़े हैं। वन स्टॉप स्कीम के तहत बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, लक्षद्वीप, पांडुचेरी, पश्चिम बंगाल ने 1 पैसा खर्च नहीं किया है। तो सोचिए कि जो हमारा प्रशासन है कितना उदासीन है। जो पैसे खर्च करने के लिए दिया गया है वो वैसे के वैसे ही पड़ा है और वो मतलब महिलाओं के हित के लिए नहीं खर्च हो रहा है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए प्रभावी कदम क्या क्या होने चाहिए। तो यहाँ पे है मैं आपको बताऊंगी कि महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 3 E पर अधिकाधिक जोर दिए जाने की ज़रूरत है। यानी कि मैं आपको थोड़ा हिंदी में भी बताऊंगी और इंग्लिश में भी बताऊंगी कि 3 E क्या है। ठीक है, तो यानी कि लड़कों को लैंगिक बराबरी के बारे में शिक्षा देनी चाहिए, यानी कि एजुकेशन बॉयज़ और जेंडर इक्वलिटी। दूसरा है लड़कियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि आर्थिक रूप से यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, सामाजिक रूप से सशक्त बनना है। यानी कि आपको क्या करना है कि जो समाज में महिलाओं को नीचा स्तर दिया जाता है तो उस हिसाब से उन्हें आगे बढ़ाना है। यानी कि मैं यहाँ पे इंग्लिश में बताऊंगी आपको, एम्पावरिंग गर्ल्स बोथ इकोनॉमिकली एंड सोशली, और उन कानूनों का पालन किया जाना जो मौजूद है पर इस्तेमाल में नहीं लाए जाते हैं। यानी कि एनफोर्सिंग द लॉज दैट एग्जिस्ट एंड आर नॉट इम्प्लीमेंटेड। तो यहाँ पे 3 E समझ रहे हैं ना आप। स्टार्टिंग का पहला पॉइंट है एजुकेटिंग बॉयज और जेंडर इक्वलिटी। दूसरा है एम्पावरिंग गर्ल्स बोथ इकोनॉमिकली एंड सोशली। तीसरा है एनफोर्सिंग द लॉज
दैट एग्जिस्ट एंड आर नॉट इम्प्लीमेंटेड, यानी कि 3 ई हो चुके हैं, स्टार्टिंग में 3 ई आ रहा है, तो वो 3 ई पे मतलब यहाँ पे जोर दिया जाना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए प्रभावी कदम जो है वो, तो महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा से निपटने का समग्र दृष्टिकोण अपराधों के व्यवहार में बदलाव लाने के गंभीर प्रयासों के बगैर कभी पूरा नहीं हो सकता है। भारत के इस बुराई को मिटाने के लिए महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को व्यापक सूचना शिक्षा संचार के जरिए रोकने का विचार किया जा सकता है। इस प्रकार के अभियान मौजूदा कानूनी प्रावधानों जैसे घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 354 था और 354 बा और 354 का अनुपूरक हो सकते हैं और उन्हें पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। यानी कि 354 की धाराएं लगनी है, तो वो जिनकी वजह से महिलाओं के खिलाफ हिंसा से को निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाया जा सकता है। ये सभी कानून यौन प्रताड़ना और पीछा करने जैसे व्यवहार के अन्य स्वरूपों से जुड़े हैं। हालांकि ये कानून तभी प्रभावी हो सकते हैं जब महिलाएं आगे आएं। मैं यही बात कर रही हूँ, महिलाओं को ही आगे आना है और महिलाओं को ही खुद को सशक्तिकरण बनाना है। और महिलाएं जब आगे आएंगी और अपने ऐसे दोषियों के खिलाफ केस दर्ज कराएंगी जो कभी कभार ही होता है। इस तरह आमतौर पर बदनामी के डर से काफी बड़ी संख्या में ऐसे मामले दर्ज नहीं हो पाते हैं, खासकर तब जब महिला को अपने पति, परिवार के सदस्य या किसी अन्य परिचित के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी हो, तब वही इज्जत कहा जाता है और वो बदनामी के डर से ऐसे मतलब कदम नहीं उठा पाती हैं। यहाँ पे मैं बताऊंगी कि 2013 में मुंबई महिला के ऑब्जर्वर रिसर्चर फाउंडेशन के साथ साझेदारी करके मुंबई को महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए अभियान के तहत एक विज्ञापन अभियान की शुरुआत की। इसके तहत महिलाओं को आगे आने और महाराष्ट्र पुलिस हेल्पलाइन 103 पर शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उसी साल O&M ने एक अन्य अभियान शुरू किया जिसमें पुलिस ने पुरुषों को चेतावनी दी कि यदि वे महिलाओं के साथ किसी किस्म की हिंसा करेंगे तो उन्हें उसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। यदि इस तरह के अभियानों को देश भर में बढ़ावा दिया जाए तो ये अपराध के बाद पीड़िता को सदमे से उबारने, कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद करने और अपराध की रोकथाम में मददगार हो सकता है। तो जैसे मुंबई पुलिस सजग है, वैसे ही मैं चाहूँगी कि दिल्ली पुलिस और अन्य राज्यों की पुलिस भी सजग हो जाए और अपराधों को कम करने की कोशिश में जुट जाए। भारत में महिलाओं पर हमलावरों की मानसिकता का अध्ययन करने, समझने और उसमें बदलाव लाने का प्रयास बहुत कम होते हैं। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा से निपटने का समग्र दृष्टिकोण अपराधियों के व्यवहार में बदलाव लाने के गंभीर प्रयासों के बगैर कभी पूरा नहीं हो सकता है। फिर अभी बताऊंगी कि महिलाओं के लिए आगे की राह क्या होनी चाहिए। यद्यपि सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून तो बना रहे हैं, फिर भी उनकी सुरक्षा के लिए अन्य सुझावों को अमल में लाया जा सकता है। जो मैं आपको यहाँ पे सुझाव अभी बताऊंगी सभी के लिए हो सकता है, सभी के लिए है ये, मेरे खुद के लिए भी है, आप लोगों के लिए भी है कि कैसे हम ये सुझाव अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को प्रयास करना चाहिए कि मोबाइल कंपनियां सभी मोबाइल फोन में अब पैनिक बटन अनिवार्य करें ताकि महिलाएं इस बटन को दबाकर तुरंत मदद मांग सकें। साथ ही ये ध्यान रखा जाए कि सही समय पर उन तक मदद पहुंचे। किसी भी तरह की आपातकालीन स्थिति में स्थानीय पुलिस तुरंत महिला की मदद के लिए पहुंचे। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड राज्यों में ये पहले ही शुरू हो चुका है। आज इसे सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, सरकार प्रत्येक चिन्हित शहर में ऐसे स्थानों की पहचान करे जहाँ अपराध ज़्यादा होते हैं। इन स्थानों पर सीसीटीवी की निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए। प्रत्येक शहरों में स्वचालित नंबर प्लेट रीडिंग यानी कि ANPR और ड्रोन आधारित निगरानी की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा गश्त बढ़ाई जानी चाहिए
हर पुलिस स्टेशन में महिला सहायक डेस्क की स्थापना की जाए। इस पर एक प्रशिक्षित काउंसलर की भी सुविधा हो। फिलहाल जो आशा, ज्योति केंद्र या भरोसा केंद्र चल रहे हैं उनमें विस्तार किया जाए। बसों में कैमरे की सभी सुरक्षा उपायों को लागू किया जाए। महिलाओं के लिए शौचालयों की स्थापना हो। महिला सुरक्षा और लैंगिक संवेदनशीलता पर सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम कराया जाए। प्रत्येक ऑफिस में एक यौन उत्पीड़न शिकायत समिति बनाना उस ऑफिस के मालिक का कर्तव्य है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी एक दिशा निर्देश के मुताबिक यह भी जरूरी है कि समिति का नेतृत्व एक महिला करे और सदस्यों के तौर पर उसमें 50% महिलाएं ही शामिल हो। साथ ही समिति के सदस्यों में से एक महिला कल्याण समूह से भी हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक स्थायी कर्मचारी हैं या नहीं। वास्तव में एक महिला सुरक्षा के लिए खुद महिला को भी सक्षम होना चाहिए। हिम्मत, वीरता और साहस से उसे अपने महत्वपूर्ण गुण बनाना होगा। ये जो मैं आपको शुरू से ही बताती जा रही हूँ वही चीज़ मैं दोबारा दोहरा रही हूँ कि महिलाओं को अपना जो महत्वपूर्ण गुण बनाना है वो हिम्मत और वीरता और साहस है। हिम्मत और वीरता और साहस को ऐसे बढ़ा लेना है ताकि वो किसी से डरे नहीं और आगे बढ़े चली जाए। बलात्कार की घटनाओं में कुछ हद तक कमी धीरे धीरे लाई जा सकती है यदि हम महिला सशक्तिकरण के साथ साथ पुरुष मानवीकरण के लक्ष्य को भी सामने रखें। घर में पिता, पत्नी और बेटी का और बेटा, माँ और बहन का सम्मान करें। बाहर किसी भी स्त्री को कोई भी पुरुष इंसान की तरह मान सम्मान करे। तो ये मेरे सारे आज उपाय थे आपको मैं जो बता रही थी कि आगे कैसे मतलब होना चाहिए, कैसे कैसे सुझाव मैंने आपको दिए हैं थोड़े से सुझाव। तो मैं बताऊंगी कि जैसे हम लड़कों की और लड़कियों की परवरिश करते हैं तो उसमें हमें क्या करना है कि हम लड़कों को और लड़कियों को समान दर्जा घर पे देना है। लड़कों को ये चीज़ समझानी होगी, उनकी परवरिश में हमें ये चीज़ लानी होगी बचपन से ही कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो दूसरी महिलाओं का सम्मान भी हमें वैसे ही करना चाहिए जैसे कि हम अपने घर में अपनी बहनों का और अपनी माता का और अपनी घर की लेडीज जैसे चाची, ताई, बुआ जितने भी रिलेटिव हैं उनका हम सम्मान करते हैं। वैसे ही बाहर की और रिश्तेदार में मतलब समाज में, पड़ोसियों में जितनी भी महिलाएं हैं सबको हम वैसे ही इज्जत दें, मान सम्मान दें ताकि इस तरीके के अपराध सामने ना आए। और इस तरीके की घटनाओं को कम करने के लिए सबसे पहले यही है कि हमें हर घर से शुरुआत करनी होगी। बच्चों को वैसे ही परवरिश देनी होगी, खास करके लड़कों को वैसी परवरिश देनी होगी। उन्हें ये चीज़ समझानी होगी कि महिलाओं का मान सम्मान करना एक बहुत अच्छा मोरल है कि हाँ नैतिकता है ये इस तरीके का। जैसे बच्चों को बचपन में नैतिकता सिखाई जाती है कि बड़ों को नमस्ते करो, बड़ों के पैर छुओ, घर में बड़ों की रिस्पेक्ट करो। तो इस तरीके की नैतिकता हमें बाहर की लड़कियों को लिए भी अपने बच्चों को समझानी होगी, सिखानी होगी। और ये चीज़ें बच्चा बचपन से ही सीखता है। तो बच्चों में इस तरीके की हमें लाना होगा पूरा। और वैसे तो मैं बहुत सारी बातें लेके आती हूँ, बहुत सारा डिटेल होती है बताने के लिए, लेकिन क्योंकि टाइम कम होता है हर सैटरडे में आपके साथ आती हूँ हिंसा को रोकने के लिए, नए नए सुझाव देके जाती हूँ, नए नए कानून के बारे में बता के जाती हूँ और बहुत सारे सुझाव भी देती हूँ जो कि बहुत ही यूजफुल होते हैं और आपको कहीं ना कहीं जागरूक भी मैं करती हूँ। तो आप भी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मैं आपको अपनी email ID बता रही हूँ saksham.dalwan@gmail.com। मुझे अभी याद आया, मैंने सिर्फ एक बार ही बताई है ये चीज़, तो मैं दोबारा से यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ saksham.dalwan@gmail.com। तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं, आप हमसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे हमारे साथ बैठ के अपने जैसे मैं इन्फॉर्मेशन देती हूँ आप भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके मेरे शो में मेरे साथ शामिल हो सकते हैं और बता सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें शेयर कीजिए। आज मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं आज आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पाई हूँ, लेकिन नेक्स्ट सैटरडे आप कमेंट्स करने के लिए रेडी रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और मैं अगले सैटरडे आप सबके कमेंट्स पढ़ूंगी अच्छे से, अगर आप अच्छे से कमेंट्स करेंगे तो। और अभी इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है काफ़ी। और शब्बा खैर, गुड नाइट।